हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन ड्रामा इन द फोन रूम्स। इस ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि पार्टी में आया होता है, तो सभी लोग देख के उसको हैरान हो जाते हैं कि ये कितना सुंदर है। तभी एक लड़की भी उसके साथ आती है। इस लड़के का नाम होता है बेक सियोन, और वो जो उसके साथ लड़की आई होती है उसका नाम होता है होंग ही जू। ये दोनों पति पत्नी होते हैं, लेकिन पूरे दुनिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। ये दोनों एक पार्टी में आए होते हैं जहाँ पे वो लड़का उससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानेगा कि तुम मेरे पति हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये जो एक कंपनी में साइन लैंग्वेज का काम करती है, इंटरप्रेट करती है, क्योंकि वो जन्मजात ही बोल नहीं पाती थी। तभी वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर हो जाता है और ये जो वीडियो बना रही होती है वो वीडियो बीच में ही रुक जाता है, जिसके कारण वो जो बताना चाहती है वो एक गाली के रूप में बन जाता है और सभी उसके लिए परेशान हो जाते हैं कि ये जो बताना चाहती है इसका नाम यूरी होता है, जो कि हमारी सेकंड फीमेल लीड है। वो भी हीजू को बता रही होती है कि तुमने ये जो साइन बनाया है इसका मतलब गलत निकल गया। तो हीजू परेशान हो जाती है, तब यूरी बोलती है कि कोई नहीं, हम सब संभाल लेंगे। उसके बाद एक न्यूज स्टार्ट होने वाली है जिससे सियोन देने वाला होता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ होती है। तभी हम देखते हैं कि सियोन का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उस कंपनी का एक आदमी आके हिजू को बोलता है कि तुम्हें ये इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकती हो, क्योंकि हिजू ने गड़बड़ी कर दी थी, इसीलिए सभी उससे नाराज हो गए थे और उसको घर भेजने वाले होते हैं। हिजू भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती और वो चली जाती है। फिर हम दिखाया जाता है कि सियोन अपनी स्पीच दे रहा होता है, सभी उसकी स्पीच को सुन रहे होते हैं और वो स्पीच दे रहा होता है एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना के बारे में जो कि घट गया। सियोन अपनी स्पीच पूरी कर रहा होता है, वो बता रहा होता है किस तरीके से आज ये घटना घटी है, हमें आगे से सावधानी बरतनी होगी कि ऐसा घटना फिर इन फ्यूचर ना घटे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हीजू जो कि अपनी मॉम और अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठी होती है, उसकी मदर इन लॉ से बोलती है कि इलेक्शन आ रहे हैं, तुम्हें अपना काम धाम छोड़ के घर में बैठे रहना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है कि इस टाइम सियोन को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो हीजू को मॉम बोलती है हाँ मैं समझ गई, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रही हूँ, मैं हीजू को इस बारे में समझाऊंगी। तो उसकी मॉम बोलती है कि अभी तक तो इसने हमें कोई बच्चा भी नहीं दिया है, इसके शादी के 3 साल हो गए, अभी तक इसने सियोन को ठीक से हासिल नहीं किया है। और ऐसा करके बहुत सारे ताने मार रही होती है। हिंचू की मॉम तो मन ही मन बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही होती है, लेकिन वो हंस हंस के बोलती है। तभी उसकी मदर इन लॉ चली जाती है, तो हीजू की मॉम का सारा गुस्सा हीजू पे निकलने वाला होता है। उसकी मॉम बोलती है कि ये जितना कुछ सुना के गई ना सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ा। तुम इतने साल से अपने पति के साथ हो, अभी तक तुमने उसे अपने मुट्ठी में नहीं कर पाया, उसे अपने हासिल नहीं कर पाया। और इतना सब सुनने के बाद हीजू अपने कार में अकेले बैठी होती है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और अपने कार का इंजन चलाने लगती है। वो जैसे ही आगे बढ़ रही होती है उसे ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तभी वो देखती है कि उसका जो नेगोशिएशन सिस्टम है उसे किसी ने हैक कर लिया है। हैक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगती है, वो आगे बढ़ रही होती है कि उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, अपना हॉर्न बजाने लगती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हमें देखा जाता है कि उसकी कार का कोई पीछा कर रहा था। ये जो बहुत ही ज्यादा डर के अपने विंडो को मारने लगती है, अपने कार का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन ऐसे कोई कुछ नहीं हो। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो कार से बाहर निकल जाए। तभी वो देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जो कि उसकी कार से टकराने वाला ही होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो ट्रक बाएं मुड़ जाता है और हीजू बच जाती है। तभी हीजू की नज़र बाहर पड़ती है, तो वो देखती है कि एक आदमी जो कि पूरी तरीके से अपने आप को काले कपड़े में ढका हुआ था वो बाहर खड़ा होता है, उसकी कार की तरफ ही देखना होता है। धीरे धीरे करके वो उसकी कार की तरफ आने लगता है और उसका दरवाजा खोलने लगता है। वो उसका दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सियोन के ऑफिस में सभी वर्कर बैठे होते हैं। कुछ एक मामला हो गया रहता है जिसकी वजह से सभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। सियोन सबके पास आता है, बोलता है कि मुझे ये रिपोर्ट अभी क्या चाहिए, अपनी पूरी कोशिश कर दो इस रिपोर्ट को हासिल। सियोन जब अपनी डेस्क पर बैठा होता है तभी उसका फोन बजने लगता है। उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उसे बोलता है कि सर आपका फोन बहुत देर से बज रहा है, एक बार लेकर देखिए। तो वो जब लेता देखता है 406 नंबर है, किसी ने उसे कॉल किया है। तो वो जब फोन उठाता है तो बोलता है कि तुम्हें मेरी आवाज़ तो बहुत ही अजीब लग रही है, क्योंकि ये मेरी असली आवाज़ है ही नहीं, मैंने बहुत मॉड्यूलेशन लगाया है, मैं तुम्हारी पत्नी को मारने वाला हूँ। तो बोलता है कि क्या ये सब तुम क्या बक रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता।
तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी पत्नी तुम्हारे पास कैसे आएगी? मेरी पत्नी तो घर पे होगी और मेरी पत्नी के बारे में किसी को पता नहीं है। इतना कहता ही है कि उसका फोन कट जाता है, बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है। तभी वो कंफर्म करने के लिए अपने मदर इन लॉ को फोन करता है, जो कि उसे बताती है कि हिजू को तो उसने 7 बजे ही घर छोड़ दिया है। तो सियोन बहुत ही ज्यादा और परेशान हो जाता है। उसकी मदर इन लॉ बोलती है क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तो सियोन उसे कुछ भी नहीं बताता और फोन रख देता है। फिर वो किडनैपर को फोन करता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा, मेरी पत्नी तुम्हारे पास है? तो बोलता है कि अब तुम्हें होश आया, मैं तुम्हारी पत्नी को मारने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी टीम मैनेजर के हर एक आदमी को बोल दिया जाता है कि इस नंबर को ट्रैक करो। तभी उसको फिर से उसका फोन आता है और वो बोलता है कि क्या, हिजू हिजू का पति मतलब कि सियोन बोलता है कि तुमने अभी तक मेरी पत्नी को मारा नहीं, अगर मार दिया तो फिर मुझे नहीं मारा तो फिर मुझे कॉल क्यों किया? तुम अब मुझे तभी फोन करना जब उसे मार देना, मुझे उसकी लाश चाहिए। ऐसा करना क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं ये सब फालतू कामों में बिजी नहीं रहना चाहता, इसलिए तुम अब फोन रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहता है कि किडनैपर बोलता है क्या तुम अपनी पत्नी की जरा से भी चिंता नहीं है, मैं उसे मार दूंगा। तो बोलता है ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। और हम देखते हैं कि किडनैपर ये सारी बातें हिजू को सुना रहा होता है अपने फोन से और वो हंस रहा होता है। उसे तो बहुत ही ज्यादा झटका लग जाता है क्योंकि सियोन को तो अपनी वाइफ की जरा से भी परवाह ही नहीं थी। वो तो बोलता है कि उसे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी दूसरे कामों में बिजी हूँ। तो वो हिजू पर हमला कर देता है, हिजू को मारने लगता है। हिजू भी अपना बैलेंस खो देती है, उसकी कार इधर उधर होने लगती है। तो हिजू बहुत ज्यादा रोने लगती है, किडनैपर उसे छोड़ देता है। उसे भी बहुत दुख हो जाता है कि सियोन ऐसा क्यों है। सियोन ने कहा कि जब तुम उसे मार दोगे मुझे उसकी लाश चाहिए। ये सुनकर तो किडनैपर का भी दिमाग हिल जाता है और हिजू का भी पूरा दिल टूट जाता है। वो अपनी लाइफ को कोसती है, मतलब उसमें पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी ऐसा लग रहा होता है। वो गाड़ी को जैसे तैसे चला रही होती है, किडनैपर भी चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे गाड़ी क्यों चला रही हो, लेकिन हिजू तो किसी को सुनती नहीं और वो गाड़ी को एकदम से उड़ा देती है जिससे कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियोन ने बोल तो दिया था कि उसे अपनी वाइफ की फिक्र नहीं है, लेकिन वो बहुत तेजी से कार को चलाकर अपने घर जा रहा होता है ये देखने की हिजू सही सलामत है कि नहीं। अपने साथ एक आदमी को लिया रहता है जिसे बोलता है कि फोन को ट्रैक करते रहो और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से चला रहता है। जब वो हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि हिजू जो कि अब अपने घर आ चुकी होती है, वो अपने आप को आईने में देख रही होती है और उन सब जख्मों को देख रही होती है जो किडनैपर की वजह से लग गया। वो उसमें दवा लगाती है और तभी सियोन भी घर आ जाता है। वो अपनी कार को वहीं पार्क करके जब रूम में आता है तो देखता है कि हिजू वहीं खड़ी होती है। ये देख के उसे बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। तब वो हिजू को बोलता है कि आज मुझे एक आदमी का कॉल आया था जो कि बोल रहा था उसने तुम्हें किडनैप कर लिया है, लेकिन ये सब झूठ था, मुझे पता है, तुम तो यहाँ घर पे हो। तभी उसके सेक्रेटरी का फोन आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने अभी तक वो नंबर ट्रैक नहीं किया। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि वो नंबर वीपीएन से कनेक्टेड था, 10 मिनट तक आपसे बात कर सकता है वो बिना ट्रैक हुए। ये उसका एक प्लान है, इसीलिए वो आपसे 10 मिनट तक ही बात करता है। इतना बात करते करते सियोन भी अपने रूम में जाने लगता है। हिजू जो कि उनकी सारी बातों को सुन रही होती है, वो कुछ नहीं बोलती है और खाने बैठ जाती है। खाते खाते वो सोच रही होती है। तभी सियोन उसके पास आता है और बोलता है कि कल मुझे क्लाइंट के फंक्शन में जाना है, तुम भी मेरे साथ चलना, क्योंकि उनकी वाइफ बूढ़ी है, उन्हें तो समझ नहीं आता, तुम मुझे प्रेडिक्ट करना। तभी जब हिजू रूम में आती है तो उसकी मॉम उसे कॉल कर रही होती है और अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाने का टिप्स दे रही होती है। लेकिन हिजू तो इन सबसे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम जब भी उसे कॉल करती है बोलती है कि तुम्हें एक बच्चा ले लेना चाहिए, अब 3 साल हो गए हैं, तुम्हें अपनी पति को सेड्यूस करना चाहिए। हिजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर फोन को अपने पिलो के नीचे रख देती है और वो उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब उन दोनों की शादी हुई थी। यहाँ हमें देखा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिजू बैठी होती है। तभी सियोन अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट लेकर उसके पास आता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ तो बन जाओगी, लेकिन तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दे सकती। रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 2 ये है कि तुम मुझे अगर डिवोर्स देना चाहती है तो 2 मिलियन पाउंड देने होंगे तुम्हें मुझे। ये सब करके वो उसे रिंग पहना देता है और इस तरह से इन दोनों की शादी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि हिजू एक वीडियो पे अपना साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पे उसकी जो कलीग होती है वो बोलती है कि तुम इस तरह का वीडियो प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। तो बोलती है कि हाँ मुझे इन सब का भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि मैंने पार्क सियोन वाली वीडियो पहले से ही प्रैक्टिस कर लिया है। तो उसकी कलीग बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। तब हम देखते हैं कि उसी पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सियोन और ये जो पार्टी में आए होते हैं, तभी हमें पार्टी का दिखाया जाता है कि वो क्लाइंट जो कि सियोन का क्लाइंट होता है वो उनकी बहुत अच्छी तरह खातिरदारी करता है।
उसकी वाइफ जो रहती है उसे भी साइन लैंग्वेज आता है, तो ही जो उसे साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है। तब इन दोनों को पता चलता है कि इन सियोन की वो पत्नी नहीं है। सियोन बोलता है कि हाँ ये मेरी पत्नी नहीं है, मैंने इसे बस आपकी पत्नी के लिए लाया है। मेरी पत्नी मेरी कमजोरी है, क्योंकि वो कुछ सुन नहीं पाती। तो हिजू को ये सब सुन के बहुत दुखी लगता है, वो शराब पीने लगती है। तभी सियोन उसे आके रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें ये शराब नहीं पीनी चाहिए। ये जो वहां से उसे उल्टा पुल्टा बोल के गुस्सा होकर चली जाती है। सियोन को तभी 10 बज जाते हैं और उसे किडनैपर का कॉल आता है। वो किडनैपर उसे बोलता है कि तुम सारी पार्टी एंजॉय कर रहे हो ना, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स है, तुम भी खा लो। ये सुन के सियोन समझ जाता है कि वो किडनैपर यहीं कहीं पार्टी में है। वो दौड़ के चारों तरफ देखने लगता है। उसी एक आदमी पर शक भी होता है, उसका पीछा कर रहा होता है। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ढूंढता है। देखने के बाद वो देखता है कि वो आदमी वॉशरूम है। तभी उसका फोन उछीन के देखता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, मतलब ये वो आदमी नहीं होता है। फिर सियोन उसकी तलाश में चारों तरफ भटकने लगता है। तभी वो किडनैपर बोलता है कि कोई जरूरत नहीं तुम्हें मुझे खोजने की, मुझे तुम्हारे सारे काले राज पता है। तभी हम देखते हैं कि वो किडनैपर कोई और नहीं, खुद ही जो होती है, जो कि तभी हम पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब वो एक्सीडेंट हुआ रहता है तो वो फोन वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि किडनैपर बेहोश हो गया रहता है। ये जो वो फोन को अपने साथ उठा लेती है और अब वो सियोन को धमका रही थी। वो बोलती है कि तुम्हें पता है, मुझे सारे कुछ पता है कि तुमने किस तरह से होंगी ना, मतलब हिजू की बड़ी बहन को छोड़कर हिजू से शादी कर ली। अगर मैं ये सारे काले चिट्ठे बाहर खोल दूं तो तुम और तुम्हारे पापा का दोनों का रेपुटेशन पूरी तरीके से चल जाएगा। तुम्हारे पापा का इलेक्शन आ रहा है ना, तो सियोन बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से ढूंढ के रहूंगा 406। तब हम देखते हैं कि इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। कि शादी से पहले सियोन होंग लीना को मैसेज कर रहा था। होंग लीना उसे बोल रही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं सबको बता दूंगी तुम्हारे काले चिट्ठों के बारे में। तो ये बोलता है सियोन की ठीक है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारे बदले होंग हिजू चाहिए। और ये कहकर सीन यहीं पे कट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हिजू वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है और सियोन को देख के वो वहां से भागने लगती है, लेकिन सियोन उसे देख लेता है और हिजू उसे देख के रुक जाती है। सियोन उसके पास आता है और बहुत ही गुस्से से उसे एक कमरे में लेकर चला जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो हिजू समझ जाती है कि वो उस जान गया है कि वो किडनैपर का फोन उसके पास, वो अपना फोन निकाल देती है। तो बोलती है कि नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रही। तब सियोन बोलता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं। ऐसा करके वो उसके जख्मों को देखने लगता है। हिजू तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तब सियोन बोलता है कि सब तुम्हारे साथ किसने किया। हिजू कुछ बोलने वाली है तो सियोन उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ ये सब किसने किया और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था ना, इसलिए आगे से ऐसा ऐसा कुछ भी हो तो तुम्हें बताना होगा, तुम्हें बॉडीगार्ड की सुरक्षा मिलेगी। और ऐसा कर वो बाहर चला जाता है। तो वो अपने सेक्रेटरी को फोन करके बोलता है क्या तुम्हें कुछ पता चला, वो उस पार्टी में ही आया था, उसने मुझे कॉल किया था और इस पार्टी की सारी डिटेल्स दी थी, ये सब पता करो। इधर हिजू अपनी और सियोन की बातों को रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है, बहुत ही खुश होती है कि सियोन को उसके लिए बहुत ज्यादा पोजीशन है। तभी उसे सियोन के आने की आवाज आती है, वो जल्दी से फोन को छुपा देती है। तभी सियोन उसके पास आता है और बोलता है कि अपनी कार की चाबियां दो। हिजू तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि सियोन उसे पर्स लेने। हिजू को याद आता है कि कल वो कार में चिल्ला रही होती है और सियोन वो वीडियो में देख लेगा। हम देखते हैं सियोन जब गाड़ी को देखता है तो उसे देखा जाता है कि चाकू से कैसे सिगरेट के डंडे से मारा था। तभी हिजू दौड़ के सियोन को रोकने जा रही होती है कि वो उस कैमरे को खोल के उसकी वीडियो ना देख ले। तभी उसे पता चलता है कि वो जब कार वाले को बुलाने गई थी तभी उसकी किडनैपर ने उस वीडियो से सब डिलीट कर दिया था। तभी एक बाइक हिजू को टक्कर मारने ही वाला होता है कि सियोन उसे बचा लेता है। उस बाइक वाले को बहुत कुछ बोलता है। तब सियोन हिजू को बोलता है कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर पे रहना चाहिए। तो हिजू उसे बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने भी मुझे ऐसे ही कहा, मैं काम करना चाहती हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ऐसा करके वो चली जाती है। तब सियोन को उसके सेक्रेटरी का कॉल। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सियोन अपनी मॉम से मिलने आया होता है। उसकी मॉम बोल रही होती है मैंने हिजू को बोला कि उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, फिर भी उसने नौकरी नहीं छोड़ी। तो सियोन बोलता है कि ये आपका ही फैसला था ना उसे शादी कराने का, आपने तो दुल्हन को बदल के भी मेरी शादी में नहीं होने से रोकने दिया। इधर हम देखते हैं कि हिजू एक कोर्ट में आई होती है एक आदमी का केस लड़ने के लिए, और फिर सियोन का मैनेजर उसे बोल रहा होता है कि ये सारी सीसीटीवी फुटेज उस दिन की जब आपकी बीवी पे हमला हुआ था। तो सियोन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पुलिस को बता दूंगा तो ये सामने मामला हट जाएगा, मैं ऐसे अपनी वाइफ की आइडेंटिटी को सबके सामने नहीं बता सकता। तभी उसे हिजू को बॉडीगार्ड का मैसेज आया था जो उसे बता देती है कि हिजू का कंप्लीट हो गया है और वो घर आएगी। तो हिजू को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में होती है, तभी उसे किसी की आवाज आती है, उसे डर लगता है वो किडनैपर ही नहीं है। उसकी बॉडीगार्ड इधर इस झगड़े में फंस जाती है। जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि हिजू वॉशरूम में नहीं होती। वो चारों तरफ ढूंढने लगती है कि हिजू कहाँ गई। इधर सियोन जब मीटिंग में बैठा होता है तब उसे उसका मैसेज आता है कि हिजू मिल नहीं रही है। वो बोलता है कि ठीक है अच्छे से ढूंढने की कोशिश करो, वो मिल जाएगी। और अच्छा का कोई भी परेशान हो जाता है। दिखाया जाता है कि हिजू अपनी जो लड़के से मिली होती है वो उसका कॉलेज का फ्रेंड होता है और वो दोनों बहुत सालों बाद मिल रहे थे। तो उसका फ्रेंड नाम है टेस्सा है।
ये तो बॉडी और उनकी पिक क्लिक करके सियोन को भेज देती है। सियोन उसे देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था और उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वो बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें उसका सुरक्षा के लिए रखा, उसमें नजर रखने के लिए नहीं। इधर हम देखते हैं कि सैंगो को भी हीजो की तरह साइन देने जाता था। वो दोनों उससे बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम बहुत सब बात में ना, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ रहते। तो सैंगो उसे अपना नंबर मांगता है, नंबर देके हीजो वहाँ से चल जाती है। फिर हम देखते हैं हीजो जब घर आती है, मॉम भी उसके घर आ जाती है और वो कुछ निकाल कर उसे कपड़े देने लगती है। हीजो बोलती है ये सब क्या था। उसकी मॉम बोलती है तुमसे तो कुछ होता नहीं, इसलिए मुझे ये सब सारी काम तुम्हें सिखानी पड़ती है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे डैड की सुरक्षा के लिए उसे हॉस्पिटल में रखने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, तुम्हें इसलिए इस शादी को आगे बढ़ाना नहीं होगा। ऐसा होकर वो चली जाती है। हीजो तो सोच रही होती है, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उस कपड़े को पहन लेती है और किडनैपर बन के फोन करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर सियोन अपनी मॉम की बातों को सोच रहा होता है, तभी 10 बज जाते हैं और उस किडनैपर का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठा बोलता है कि सियोन बोलता है कि तुम क्यों मुझे बार बार कॉल करते हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो ये जो बोलती है कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, वो देख लो पहले। तो सियोन जब उसे देखता है तो बोलता है ये क्या चीज है। तो बोलता है तुम्हें नहीं पता, तुम सच में हीजो के पति हो ना, तुम्हें कैसे नहीं पता, ये तो हीजो की पिक्चर है। तो बोलता है क्या बात कर रही हो तुम। तो हीजो बोलती है कि ये पिक्चर है हीजो के मोल की, जो कि उसके पैर पे है। वो एक खास मोल है, तुम्हें नहीं पता, तुम तो उसके पति हो ना, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। या मैं यूँ कहूँ कि तुम लोग सिर्फ समाज को दिखाने के लिए पति पत्नी हो, तुम ऐसा कुछ नहीं। तो हीजो बोलती है। तो सियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये सारी फालतू बातें मत करो। तो हीजो भी बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम खुद ही जाकर चेक कर लो ना अगर ऐसा है तो। और ये बोलने से हीजो डिक्टेट करने लगती है। फिर यहाँ सियोन उससे लोकेशन के बारे में अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि तुमने क्या लोकेशन लोकेट किया। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है हाँ लोकेट तो किया, लेकिन वो सही नहीं है। यहाँ हीजो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि उसने इतनी मेहनत से ये सारी पिक्चर्स क्लिक की थी और यहाँ सियोन उस पर विश्वास करने की तैयार नहीं कि ये सारी पिक्चर उसकी है। फिर सियोन जल्दी से घर चला आता है और हीजो को दिखाया जाता है जो कि सो नहीं पा रही होती है। ये सब बातों को सोच सोच के सियोन उसके कमरे में लॉक करके चला आता है और वो देखता है कि हीजो पूरे कम्बल को ओढ़ के सोई हुई है। वो कम्बल को हटाने की कोशिश करता है लेकिन हीजो कम्बल को नहीं छोड़ रही होती। इसी बीच वो ऐसे ठानता है कि हीजो के ऊपर ही वो गिर जाता है। हीजो अपना मुंह फेर लेती है। सियोन उठ जाता है और बोलता है कि हमारी कंपनी में एक नए इंटरप्रेटर को खोज रहा है, तो तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये कि वो बाहर चला जाता है, पानी पीने लगता है, तभी उसे 5 पैसे नहीं आ जाता है। जब उसकी नई नई शादी होती है वो देखता है कि हीजो डिनर पे उसका वेट करते करते सो रही थी। वो दोनों बैठ के डिनर करने लगते हैं। तभी हीजो उसे ले जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते वो सोने लगती है। तब सियोन उसको बोलता है कि तुम्हें ये सारी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम कभी भी अपने दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग मत लाना। और तुम्हारी माँ जो भी तुम्हें बोलती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे झूठा दिखावा पसंद नहीं है, कहकर चला जाता है। और ये सीन हमें फिर प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोन के बारे में अभी भी हीजो सोच रही होती है और सोच सोच के सो नहीं पा रही होती है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ जब हीजो निकल के आती है तो वो सियोन को वहाँ बैठे देख कर डर जाती है और वापस जाने लगती है। तो सियोन उसे बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं 11 बजे ऑफिस जाऊंगा। हीजो खाली पेट ही कॉफी पीने वाली होती है लेकिन सियोन उसे रोक देता है और ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते वो सियोन हीजो से उसके दोस्त के बारे में पूछने लगती है। हीजो बताती है कि वो उसका कॉलेज फ्रेंड होता है। तो सियोन बोलती है कि कितना अच्छे तरीके से जानती हो तुम अपने कॉलेज फ्रेंड को। तो हीजो बोलती है कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है। तभी सियोन को कॉल आ जाता है, वो हीजो को नाश्ता करने के लिए लेकर के चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि हीजो जब कॉफी लेके बाहर निकल रही होती है तभी भीड़ में उसे धक्का लग जाता है। तभी सोनू उसे वहाँ से बचा लेता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उसकी कॉफी सेंगो के हाथ में गिर जाती है और ये उसे सॉरी बोल के दोनों एक जगह वॉशरूम में चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। हीरो से बोलती है कि क्या तुम साइकोलॉजिस्ट हो, क्या तुम हमारी क्राइम न्यूज में रिपोर्ट करना चाहोगे। तो सैम मान जाता है और उसका नंबर सेव कर लेता है। देखते हैं कि सियोन उसी वॉइस को सुन रहा होता है जो उसका सेक्रेटरी सुना रहा होता है। तो उसमें भी उस किडनैपर की रियल आवाज़ समझ में नहीं आती है। तो वो सेक्रेटरी उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें बताता है कि वो आदमी अपनी पत्नी की कार में अपनी मर्जी से गया था। और इधर हम देखते हैं कि हीजो अपने बीमार पिता से मिलने आई हुई होती है। वो अपने पापा को बाहर लेके घुमाने जाती है तो उसके पापा बोलते हैं उसके मम्मी का नाम लेके कि मत जाओ, हीजो को मत ले जाओ, तुम भी मत जाओ। तो हीजो बोलते हैं ये बात आपको उस टाइम बोलनी चाहिए थी जब मम्मी और मैं आपको छोड़ के जा रहे थे, आप ये मुझे अभी क्यों बोल रही। तो उसके पापा बोलते हैं क्योंकि मेरी बेटी को एक एंकर बनना था और मैं उसे इतने पैसे नहीं लगा सकता था कि वो एंकर बन जाए, इसलिए मैंने उन दोनों को जाने दिया। इस वजह हीजो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तब हम देखते हैं कि सियोन अपने दोस्त के साथ बैठा होता है जो कि उसे बता रहा होता है कि अगर कोई किडनैपर उससे उसकी पत्नी का फोटो खींच कर बोल रहा होता है तो मतलब कि उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। तो इधर सियोन उसी किडनैपर का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही 10 बजता है हीजो फोन करती है तो वो काट देता है उसे कॉल। इस देखकर हीजो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसको कॉल करती है, फिर वो कट कर देता है और बोलता है 5 मिनट बात करना। तो हीजो उसका 5 मिनट तक वेट कर रही होती है। जब वो गाड़ी में फिर से एक बार कॉल लगाती है तो उसे कुछ
अजीब सी आवाज़ें आती है और फ़ोन फिर कट हो जाता है। फिर दोबारा लगाती है तो फ़ोन नहीं लग रहा, तो इसलिए वो वापस घर चली जाती है। जब सियोन उस फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है और सभी उसका वेट कर रहे होते हैं, तभी उसके ऑफिस के पास एक डिलीवरी बॉय आता है पिज्ज़ा लेकर। तो इनके वर्कर्स को सुनाई देता है, इधर सियोन बात कर रहा था। जब वो आदमी बाहर निकल के जाता है तो वो देखता है कि बाहर एक पिज्ज़ा बॉक्स है। पिज्ज़ा बॉक्स जैसे ही लाके खोलता है तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। वो देखती है कि सियोन घर पे नहीं होता, वो वहीं बैठे बैठे सो जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है कि टीवी पर न्यूज़ दे रहे थे कि एक किडनैपर ने सियोन के ऑफिस में बम ब्लास्ट करवा दिया। ये देखकर उसके हाथ से कांच वाला गिलास गिर के टूट जाता है। तो नेक्स्ट डे सियोन की जब आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, उसका सेक्रेटरी उसके साथ होता है। वो बोलता है कि कल किसी ने ब्लास्ट करवा दिया था हमारे, और देखिए ये वही पिज्ज़ा वाला डिलीवरी वाला है जो पिज्ज़ा हमें दे के गया था। फिर सियोन जल्द से जल्द देखता है कि हीजू कैसी है। हीजू की बॉडीगार्ड ने उसे मैसेज किया था कि हीजू घर पे ही है। वो वहीं से जल्दी से अपने घर चला आता वो देखती है कि घर पे सियोन आ जाता है, जो कि पूरी तरीके से जख्मी होता है। सियोन उसे देख के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसे उसके पास जाकर उसके कमरे से उठाकर उसे टेबल पर बैठा देता है। बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। एक चीज़ है जो मुझे कंफर्म करना है, इसलिए मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करना। ये कहकर उसको स्कॉट उठाने लगता है, लेकिन हीजो उसे रोक लेती है। तो सियोन बोलता है मुझे ये चीज़ करना ही होगा, मुझे एक बात कंफर्म करनी है। ये बोलकर फिर उठाने लगता है तो हीजो फिर उसे रोक लेती है। इस सीन पे ही एंड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पार्ट उठाने लगता है। तब हीजू को ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और बेड पे लेकर चल जाता है। तो हीजू उससे लिख के पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो, क्या ये सब किडनैपर ने कराया। तो सियोन बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता किडनैपर ने कराया, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, और एक चीज़ मुझे अभी भी तुम्हारे साथ कंफर्म करनी है। ऐसा करके फिर स्कर्ट उठा रहा है, लेकिन वो रुक जाता है। देखते हैं कि हीजू जो कि लिख के पूछ रही होती है, जब ये सब किडनैपर ने किया तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, उसे जल्द से जल्द पकड़ो। तो सियोन वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके बोलता है कि हमें जल्द से जल्द तहकीकात अच्छी तरीके से करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो किडनैपर कहाँ है। फिर इधर दिखाया जाता है कि हीजू जो कांच का टुकड़ा उठा रही होती है, सियोन उसे भेज देता है और खुद उस कांच के टुकड़े को उठाने लगता है। फिर सियोन हीजू से उसका फ़ोन ले लेता है, ये कहकर कि उसे उसकी फ़ोन की जांच करनी है। तब हीजू भी अपने रूम में आती है और जल्दी से उस किडनैपर के फ़ोन से अपनी पिक्चर्स को डिलीट कर देते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि सियोन के डैड और हीजू के डैड दोनों हंटिंग करने पे आए हुए थे और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सियोन के डैड अच्छे से शूटिंग नहीं कर पाते हैं, तो हीजू के डैड उसको बोलते हैं कि आपका निशाना बहुत ही ज़्यादा कच्चा है, सियोन तो इसमें माहिर है, फिर आप इतनी कच्ची क्यों है। उसकी सियोन की बिल्कुल निशानेबाजी की तकनीक उसके दादाजी की जैसी है, आप पे वो नहीं गया। फिर हम देखते हैं कि हीजू की मॉम वहाँ बैठी होती है। सियोन की मॉम किसी को मैसेज कर रही होती है। जैसे हीजू की मॉम उसको देखने जाती है तो उसे धक्का देकर गिरा देते, जैसे गर्म चाय उसके हाथ पे गिर जाती है। इधर हीजू का डैड आकर देखता है। सियोन के डैड हीजू की मॉम का बहुत अच्छे से केयर कर रहे होते हैं। ये दोनों पति पत्नी उनसे देखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है उस किडनैपर का जो कि मछलियाँ काट रहा होता है और उसे किसी का मैसेज आया होता है, तो उसका रिप्लाई दे देता है। फिर इधर सियोन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फ़ोन में देख रहा था हीजू के कि उसका क्या फ़ोन है। तभी वो देखता है कि सेंगू ने उसे कोई मैसेज किया है जिसमें वो सेंगू और हीजू की फ़ोटो देखता है कि कैसे वो लोग नर्सिंग होम में थे। वो लोग दोनों ऑर्फनेज में रहते थे इससे पहले। बाद सेंगू भी यूरी को बता रहा था कि वो एक ऑर्फनेज है। ये सुन के सभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर वो एक बच्चा का इंसिडेंट बताता है कि जो वो बच्चा था वो जहाँ रहता था उसके पास एक बिल्डिंग था जो कि एक बहुत ही अमीर परिवार का था। जब वो उस घर में गया तो एक मास्क लगाया हुआ बच्चा उसमें खेलता रहता था, ये दोनों साथ में खेलते थे। फिर एक दिन उसने ऐसा कुछ देख लिया कि वहाँ से वो भाग गया। तब यूरी पूछने लगती है क्या देखा। इतने में सेंगू का फ़ोन आ जाता है और वो एक्सक्यूज़ बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सियोन उसी ऑर्फनेज के बारे में सब कुछ जान रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि सेंगू ने हीजू को मैसेज किया था कि वो दोनों लंच करने वाले हैं बाहर। फिर सियोन अपने सेक्रेटरी से कुछ बातें कर वो उसी रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करने लगता है जहाँ पे वो दोनों डिनर करने वाले। इधर दिखाया जाता है कि सियोन हीजू
और सेंगू वहाँ पे आए होते डिनर करने। यूरी भी वहाँ चली जाती है क्योंकि उसको सियोन ने ही इनवाइट किया था वहाँ। यूरी बोलती है कि अभी जो आने वाला है उसे देखकर तुम लोगों बहुत ही ज़्यादा चौक मत जाना, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। फिर हम देखते हैं कि सियोन वहाँ आ जाता है। यूरी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हीजू उसे देख के अपना चेहरा छुपाने लगती है, लेकिन फिर भी सियोन उसे आवाज़ देता है। इधर दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस आग लगाने के बारे में। तभी वो देखते हैं कि मोहल्ले में फिर एक आग लगी है और उसके पास ही एक आदमी रहता है, मास्क लगा वो खड़ा रहता है। सेक्रेटरी उसका पीछा करने लगता है, पीछा करके उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है। फिर इधर दिखाया जाता है कि सभी खाना खा रहे होते हैं। सेंगू अपना प्लेट हीजू को देता है, जिससे कि सियोन बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें सी फूड पसंद है। तो सेंगू बोलता है कि हाँ, मुझे सी फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर यूरी बोलती है कि ये दोनों कॉलेज फ्रेंड है। तो सियोन बोलता है कि हाँ, मुझे पता चल गया। फिर सियोन से पूछा जाता है कि तुम हीजू को कैसे जानते। तो सियोन बोलता है कि हाँ, हम दोनों एक पार्टी में मिले थे। जब सेंगू उसे ड्रिंक दे रहा होता है तो सियोन अपनी ग्लास को उल्टा कर देता है, बोलता है सुबह मैं ड्रिंक नहीं करता। तब हीजू वो ड्रिंक ले लेती है और पीने लगती है। तो सियोन सेंगू से बोलता है कि तुम साइन लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो, कैसे इतने अच्छे हो। तो सियोन बोलता है, सेंगू बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे इंटरेस्ट है, तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानना चाहते हो। तो सियोन बोलता है कि हाँ। इतना सुनकर सभी का मुंह बन जाता है और हीजू वहाँ से जाने लगती है सियोन को कोसते हुए। फिर सियोन भी वहाँ से चला जाता है कि मुझे कुछ बात करनी है। इधर दिखाया जाता है कि सियोन अपने सेक्रेटरी से बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने जिसे पकड़ा है मुझे नहीं लगता कि वो क्रिमिनल होगा। क्रिमिनल जो किडनैपर है वो हमें चकमा देना चाहता है किसी एक अनजान आदमी के नाते। इधर दिखाया जाता है कि हीजू जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और वो सियोन को मैसेज करके बोल रही होती है कि क्या तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम्हें मुझ पे और सेंगू पे शक है क्या। तो सियोन बोलता है कि नहीं, मुझे शक नहीं है, किस बात का शक होगा मुझे। तब सियोन हीजू से पूछता है कि तुम उसे इतने तरीके से अच्छे तरीके से जानती हो, उस पर विश्वास करती हो, मुझे तुम तो 20 सालों से जानती, तो मुझे पे तुम विश्वास क्यों नहीं करती। फिर सियोन वहाँ से चला जाता है। तब देखते हैं कि हीजू की उसको कलीग का फ़ोन आता है कि तुम्हें वहाँ ऑफिस आना होगा। सियोन वहाँ से ये बोल के निकल जाता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। फिर हीजू आती है, वो भी बोल के निकल जाती है कि मेरे सेंटर ने मुझे बुलाया है। जब वो सेंटर पर पहुँचती है तो उसका कलीग बोलती है कि तुम बधाई हो, उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है कि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जो कि सियोन की कंपनी होती है। फिर तब हीजू बोलती है कि अगर किसी का हस्बैंड उसे बोले कि मर जाओ अपनी वाइफ को, तो क्या इसका क्या मतलब हो सकता है। तो उसकी कलीग बोलती है कि इसका मतलब ये है कि वो हस्बैंड अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो हीजू को ये बात समझ नहीं आती। दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी सियोन को बोल रहा होता है कि आपने सही कहा था सर, उसे हमने जिसे पकड़ा था वो असली कल्प्रिट नहीं था, वो तो बस ऐसे ही मोहल्ले में आग लगाने वाला था। असली कल्प्रिट वहाँ पे भाग गया था, जिसे उस आदमी ने भी देखा था। तब सियोन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बोलता है कि हमें किसी भी तरीके से उस पर्सन को खोजना ही होगा। फिर वो सेंगू के बारे में पूछता है कि आदमी को तुम जानते हो। तो उसका सेक्रेटरी बता रहा था, हाँ ये एक साइकोलॉजिस्ट है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, ये केसेस सॉल्व करता है और लड़कियों और लेडियों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके सोल्जर्स बहुत अच्छे हैं। तब सेंगू के बारे में जान के सियोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर दिखाया जाता है कि हीजू अपनी कार लेने जब आई होती है तो उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और वो ऊपर कहीं बेसमेंट में चली जाती है उस कार के साथ। और तभी उसे किडनैपर की आवाज़ आ रही होती है, जो उसे बोलता है कि तुम्हें ये काम करना होगा, तुम ये काम बीच में नहीं छोड़ सकती हो। फिर वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घर आती है। तब उसे देखती है कि सियोन भी आ जाता, तो वो बहाना बनाकर बाहर जा रही होती है कि मुझे आइसक्रीम और बियर लेनी है, लेकिन सियोन उसे घर पे ही रहने बोल के खुद लाने चल जाता है। इधर हीजू को मौका मिल जाता है कि वो किडनैपर बन के फ़ोन करे। फिर वो जब फ़ोन करती है, सियोन उसका फ़ोन उठाता है और बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ क्यों फंसना चाहती हो, क्या चाहिए तुम्हें, अगर मैं हीजू को डिवोर्स दे दूँगा तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो हीजू बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं है क्या मिलेगा, तुम ऐसे लड़की के साथ क्यों रहना चाहते हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं। तो सियोन बोलता है कि सुन लो ध्यान से मेरी बात,
मैं कभी भी हिजू को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझे कितना भी कुछ बोल लो, मैं डिवोर्स उसे नहीं दूंगा। तब सियोन सारी आइसक्रीम और बियर लेके आता है, तो हिजू को बोलता है कि अगर तुम्हें कोई डिवोर्स देने बोले, ये सब बातें बोले, तो तुम परेशान मत होना और मुझे डिवोर्स मत देना। ऐसा कहकर वो जाने लगता है, तो हिजू उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हारे ऑफिस में इंटरप्रेटर की ज़रूरत चाहिए, तो मैं उस पोस्ट पे इंटरव्यू देने आऊँगी और सिलेक्ट भी होंगी। तो सियोन बोलता है तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगी क्या? तुम्हें अपने बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है ना। तो हिजू बोलती है कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन से बता सकती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। तब सियोन वहाँ से चला जाता है और उसकी बेड पे सो जाता है। हिजू बोलती है यहाँ क्यों सोए हो, और वो लाइट बंद कर देता है। तो फिर ये चालू करती है, इस तरीके से वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। सियोन बोलता है कि तुम्हें डर है मैं यहाँ सोऊंगा तो तुम मेरे ऊपर कूद जाओगी। तो हिजू बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, और वो जाकर सो जाती है। फिर सियोन दोनों एक दूसरे के चेहरे के सामने देखते हैं। सियोन उसे बोल रहा होता है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो, और जितनी भी बातें तुमने सुनी, तुम्हारे साथ किडनैपिंग हुआ, जो भी घटना घटी, वो सारी बातें भूल जाओ, तुम इसमें ज़्यादा मत पड़ो। ऐसा कहकर हिजू भी सोच में पड़ जाती है। फिर वो सो जाती है। सियोन वहाँ से उठ के चला जाता है क्योंकि उसे उसकी सेफ्टी की चिंता थी, इसीलिए बस वो हिजू को वहाँ सुलाने आया था। फिर हम देखते हैं कि हिजू एक ड्रीम देख रही होती है, मतलब उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है, कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसकी मॉम ने उसके मुंह पे हाथ रख के बोला कि तुम्हारा छोटा भाई और तुम्हारी बड़ी बहन, छोटा भाई तो मर गया और बड़ी बहन जो कि बहरी हो गई, और तुम्हें एक खरोच तक नहीं है। क्यों खरोच तक नहीं है? अब तो तुम्हारा सौतेला बाप हमें निकाल देगा, इसलिए तुम्हें क्या करना है, अब से तुम कभी भी नहीं बोलोगी। तो वो छोटी बच्ची बोलती है क्यों, मैं कब बोलना स्टार्ट करूँगी? तो उसकी मॉम बोलती है जब तक मैं ना कहूँ। तो फिर हिजू का नींद खुल जाती है। इधर दिखाया जाता है कि सियोन अपने दोस्त के साथ मैच खेल रहा होता है। तब उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हारे उस दोस्त ने वो काम किया कि नहीं, उसने चेक किया कि नहीं? तो सियोन बोलता है कि नहीं, वो चेक नहीं कर पाया। तो उसका दोस्त बोलता है इसका मतलब यही है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। सियोन ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हिजू का फादर होता है उसको उसकी नर्स बाहर छोड़ के जाती है, तो किडनैपर वहाँ आ जाता है। फिर सियोन किसी सेरेमनी में जाया होता है। हिजू के फादर को वो किडनैपर कहीं लेके जा रहा होता है और वीडियो कॉलिंग लगा देता है। यहाँ पे किडनैपर का चेहरा भी रिवील किया जाता है। फिर जब हिजू देखती है कि उसके डैड का फ़ोन आता है, वो उठाती है और देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो कहीं बाहर का सीन होता है। वो तो जानती है कि उसके पापा जा नहीं सकते। फिर ऐसा तो वो समझ जाती है। फिर उसे किडनैपर का आवाज़ आता है तो वो समझ जाती है कि ये वही है। तो फिर किडनैपर उसे पूछता है कि तुम्हारे पास मेरा फ़ोन है ना, तुम उसके साथ पार्क सियोन को कैसे भड़का रही हो? तो वो बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, इसलिए मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा गोल और मेरा गोल सेम है, इसलिए तुम्हें ये काम जारी रखना होगा, वरना उसे कुछ दांतें दिखाता है और बोलता है कि मैं फिर तुम्हारे पापा के साथ ऐसा करूँगा। समझ में आया? तुम्हें सियोन को हमेशा ब्लैकमेल करते रहना है जब तक मैं ना बोलूँ। इधर जब मेमोरियल डे पे आया होता है, वो और उसके दादाजी सबको गुड बाय बोल रहे होते हैं, सभी जाने लगते हैं अपने अपने घर। तब सियोन और उसके दादाजी भी बात करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो जब जा रहे होते हैं तभी सियोन को किसी का फ़ोन आता है। वो दोनों जाते जाते सियोन जब उस फ़ोन को रिसीव करता है तो उस फ़ोन वाले को बोलते हैं कि सियोन को पता चलता है कि उसके फादर इन लॉ को के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। सियोन अपने दादाजी को ये बोल के निकल जाता है कि उसके फादर इन लॉ को प्रॉब्लम है। उसके में हिजू को दिखाया जाता है जो कि दौड़ के हॉस्पिटल जाती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। वो देखती है कि उसके पापा सही सलामत है। पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि ये दांत किसी जानवर के थे और किसी जानवर का खून लगा था, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तभी उसके पापा वही सारे बातें बोल रहे होते हैं जो कि किडनैपर ने हिजू को बताया था। ये सुनकर हिजू को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है और वो परेशान बेहोश हो जाती है। तब वो दोनों पुलिस ऑफिसर हिजू को लेकर अपनी कार में जा रहे होते हैं। कार में भी कुछ ऐसा बज रहा होता है जिसे कि सुनकर हिजू को पैनिक अटैक जैसा फीलिंग आ रहा होता है, उसे वोमिट लगने वाली होती है। तो वो दोनों ऑफिसर उसे बाहर निकाल देते हैं। वो रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा अपने मन में सोचने लगती है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, कोई इस दुनिया में नहीं है जो मेरा साथ दे। तभी सायरन और गाड़ियों की आवाज़ आती है। वो दोनों पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि कोई इसी बड़े मंत्री की कार आ रही है।
सियोन उसमें से निकल के आता है तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। हिजू को भी बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर उसे सलाम कर रहे होते हैं, तब वो बोलता है सियोन कि आपका धन्यवाद इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। तो वो दोनों पूछते हैं कि ये आपकी क्या लगती है? तो सियोन बोलता है कि हम लोग फैमिली हैं। तो वो बोलता है कि किस तरह की फैमिली? तो बोलता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, ये मेरी वाइफ है। इतना इतना कहकर उसे अपनी कार में बैठा देता है और सियोन उन दोनों को बोलता है कि आप हमारे रिलेशनशिप को किसी को नहीं बताना चाहिए, इसके बदले मैं आपकी मदद करूंगा, मैं खुद रिपोर्ट देने आऊँगा। इतना कहकर वो जब कार में बैठता है तो वो हिजू को बोल रहा होता है कि तुम्हें अब से अपने फादर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी सारी जिम्मेदारियां मैं लेता हूँ। इतना सुनते ही हिजू रो पड़ती है और आवाजें करने लगती है। सियोन तो ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी पत्नी आवाज कर रही है, क्योंकि हिजू तो बोल नहीं सकती थी। इधर दिखाया जाता है यूरी जो कि रेस्टोरेंट में आई होती है। जब वो ऑर्डर देती है खाना वाला, देखती है कि सांगू भी वहाँ पे बैठ के खा रहा होता है। वो बोलती है कि तुम्हारा घर यहीं कहीं आसपास है? तो सांगू बोलता है हाँ मेरा यहीं कहीं आसपास है। और ये यूरी जान जाती है कि सांगू का क्रश कोई और नहीं बल्कि हिजू है। वो जब उसे ये बताती है तो वो चौंक जाता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो यूरी बोलती है मुझे पता चल गया। तो लेकिन तुम्हें पता है सियोन जो है बड़ी कंपनी में काम करता है और उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। उसकी जो पत्नी है वो भी कोई मामूली पत्नी नहीं है, वो भी कहीं से। इधर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यूरी शुरू में काम में आई थी। सियोन उसकी बहुत मदद करता है, जिसके कारण यूरी उसकी फैन बन गई थी। और ये सब सोच के यूरी बहुत खुश होती है। तभी यूरी बता रही होती है समझ में कि उसकी शादी किसी बड़े घराने की बेटी से हुई है, वो कोई मामूली इंसान नहीं। इधर हमें दिखाया जाता है सियोन और हिजू घर होता है। तो सियोन हिजू को लेके अंदर आता है क्योंकि उसकी आज हर मंगल डे के बाद अपने डैड और मॉम के साथ डिनर पार्टी थी। इधर हिजू जो मुंह धो के बाहर निकलती है तब सियोन उसे देख रहा होता है। अचानक से वो उसे बैठने बोलकर बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो कि तुम मुझसे छुपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा बताने के लिए, मैं खुद इसकी तह तक जाऊंगा, यहाँ तक कि तुम अब आराम करो, तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो गेट पर जाता है और खाना लेकर आता है। हिजू की पसंद का वो खाना होता है। हिजू को वो दे देता है और बोलता है कि तुम अभी मत आओ, तुम बाद में आना, यहाँ रेस्ट करो। हिजू जाने लगती है तो वो उसे बोल के चला जाता है कि अभी तुम जाओगे तुम्हारा मुंह बहुत रोने जैसा लग रहा है, डैड मॉम को अच्छा नहीं लगा, तो तुम रेस्ट करो। हिजू यहाँ दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है तो बहुत अच्छा है। तभी हम देखते हैं सियोन के डैड और मॉम वहाँ बैठ के डिनर कर जाते हैं। सियोन तभी आता है डिनर करने। उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं है? तो वो बोलता है कि उसकी तबीयत खराब है। तो उसके डैड बोलते हैं अभी फ़ोन करो। उसके डैड थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं तो सियोन ये बोलता है कि नहीं अभी नहीं करूँगा, और एक बार खाने लगता है खाना। तो उसके डैड उसे एक प्रपोजल देते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तभी हिजू भी वहाँ चली आती है। वो उसके डैड और मॉम हिजू की बुराई करने लगते हैं जो कि सियोन को एकदम पसंद नहीं आता। तो सियोन उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो उसके डैड वो एक कैमरामैन को देखता है जो कि उसकी शूटिंग कर रहा था चुपके से, क्योंकि उसके डैड ने ये करवाया था। वो हेडलाइन बनाने चाहते थे कि सियोन अपने मॉम डैड से मिलने आया। तभी ये सुनकर उसका डैड गुस्सा हो जाता है और उस पर कांच फेंक के मार देता है, लेकिन हिजू को सियोन बचा लेता है और वो अपने डैड से झगड़ने लगता है, बोलने लगता है कि आज के बाद मैं आपको कोई बात नहीं मानूंगा, मैं जो कर लूँगा खुद से करूँगा, आपकी मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपने आप को उनसे अलग करके चला जाता है। इधर उनकी मॉम भी बहुत गुस्सा हो रही होती है और उसके डैड के इस बेवकूफ़ से काम पे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर लिफ्ट में दिखाया जाता है सियोन और हिजू दोनों एक साथ हाथ पकड़े हुए थे। हिजू का हाथ दर्द कर रहा था लेकिन सियोन उसको नहीं छोड़ता है, बोलता है कि ये देखो ये लोग जो है ना, इनसे इनकी बातों को कभी दिल को मत लेना, ये कुछ भी कर सकता है अपने लिए। और इधर हम देखते हैं कि ये दोनों घर चले आते हैं। तभी सियोन को सेक्रेटरी का फ़ोन आता है जो कि उसे बता रहा होता है कि वो जो फ़ोन था वो किसी जानवर का था और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि। इधर हिजू अभी भी अपने पापा और उन सब बातों को सोच रही होती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। इसी कारण वो उस फ़ोन को कवर अप करके डस्टबिन में फेंक देती है। उस कचरे को लेकर वो फेंकने जा ही रही होती है कि सियोन उसे देख लेता है और उसके हाथ से वो कचरा छीनने लगता है, लेकिन हिजू को तो पता था कि उसमें फ़ोन है इसलिए वो उसे नहीं दे रही होती। अचानक से उसे आवाज़ आती है कि उसका फ़ोन बज रहा है। हिजू जो फ़ोन को उठाती है तो उसकी कलीग्स होते हैं जो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ लक बोल रहे होते हैं क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था, उसे इंटरव्यू देने जाना था। तो सियोन बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम ये काम कर लोगी? तो हिजू बोलती है कि हाँ मैं जरूर कर लूँगी अपनी मॉम के लिए। तो सियोन उसे बोलता है हमेशा अपनी मॉम के लिए नहीं, कभी खुद के लिए भी सोचा करो, हमेशा मॉम क्या करती है, ये कहकर वो चला जाता है। और फिर हमें दिखाया देखते हैं कि उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब स्टेटमेंट देने के लिए सियोन उस ऑफिसर के पास जाता है। तभी वो ऑफिसर बता रहे होते हैं सियोन की किस तरह से उस दिन उसकी वाइफ को पैनिक अटैक आया था और वो कार में चिल्ला रही होती है। ये सुन के सियोन को धक्का लग जाता है, उसे पता नहीं था कि जो बोल सकती थी। उस दिन की वीडियो वो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसकी वाइफ बोल भी सकती है।
नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सियोन लेट से ऑफिस आता है। सभी उसकी चिंता होती है कि सियोन ने इतना लेट कभी नहीं किया। तभी उसका सेक्रेटरी उसे आके बोल रहा होता है कि हमने उस वॉइस मैसेज को तो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर दिया है, कौन सा जेंडर का है पता नहीं चल रहा अभी भी, हम अभी भी इस काम में लगे हुए हैं। और आज तभी उसे पता चलता है कि आज इंटरप्रेट की मीटिंग है, इंटरव्यू है। इधर हिजू को दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है, सोच रही थी सियोन ने कहा है कि जो भी करना खुद के लिए करना। ये सोच के वो इंटरव्यू देने जाती है। फर्स्ट कॉलिंग हिजू की होती है। जब वो जाती है तो सियोन का एक वीडियो चलाया जाता है। वो एकदम वो संग संग सारे इंटरप्रेट कर रही थी, मतलब जैसे जैसे सियोन बोल रहा था उससे जल्दी जल्दी वो इशारे कर रही थी। ये देखकर सियोन को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। वो खुद वहाँ उसका इंटरव्यू देने पहुँच जाता है। सभी ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जब वो आता है तो बोलता है, हिजू को बुलाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये स्क्रिप्ट पहले से ही पता थी, क्योंकि मेरी बातों को बोलने से पहले तो तुम सारे इशारे करके दिखा दे रही थी, ये कैसे मुमकिन है। तो हिजू बोलती है मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, आप कोई भी वीडियो चलाइए। तो फिर हिजू को अलग अलग टाइप के वीडियो दिया जाता है, बार बार उसका वीडियो चेंज किया जाता है। तो हिजू तब भी नहीं रुकती है, बार बार वो सेम सारे एक्शन प्रैक्टिस वीडियो के साथ कर लेती है। ये देखकर सियोन बोलता है कि तुमने इतने अच्छे तरीके से कैसे ये प्रैक्टिस की है। तो हिजू बोलती है, कुछ नहीं बोलती हिजू। तो फिर बोलती है हिजू कि मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस थी। ये सुन के तो सभी ज़्यादा हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो पहली बार हुआ है कि इतना कोई ऑब्वियस हो गया किसी की वीडियो से कि इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की गई है। सभी हंसने लगते हैं क्योंकि हिजू बोलती है मैं क्रेजी थी आपकी वीडियोस को लेकर। इधर दिखाया जाता है कि सियोन भी अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा सरप्राइज था हिजू की ये टैलेंट को देखकर। उसे बता रही होती है कि किस तरीके से उसने उनके दांतों को, उसके होठों को देखकर प्रैक्टिस किया है कि आगे वो क्या बोले। वो कोई भी वीडियो की प्रिडिक्शन अच्छे तरीके से कर सकती है। तभी सियोन बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें बोल के नहीं बता सकती। तो उसका मैनेजर बोलता है कि नहीं सर, आप इसे इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बोल नहीं सकती, आप ये कैटेगरी में नहीं है, ये बस अपना काम करिए ना, इतना ही बहुत है। सियोन बोलता है कि ठीक है, मैं अभी इसे लाइव टेलीकास्ट देखना चाहता हूँ, मैं अभी जो बोलूँगा उसे तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना है एकदम। तो फिर वो अपनी स्पीच देने लगता है और हिजू उसे ट्रांसलेट कर रही होती है। वो इस बात की स्पीच देता है कि कैसे दो आदमी एक साथ रहते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को कभी भी बोल नहीं पाते एक दूसरे से। हिजू सब उसे पूरी तरीके से ट्रांसलेट कर लेती है। ये देख कर सियोन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, वहाँ से निकल के चला जाता है। तब उसे याद आता है कि हिजू ने कैसे बोला था उसे कि उसके सिवा कोई भी इस पोस्ट के लिए काबिल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा इस पोस्ट के लिए काबिल है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि हाँ हिना मतलब हिजू की बड़ी सिस्टर वापस कोरिया आ चुकी होती है। हिजू अभी कार में बैठ रही होती है तो उसे पता चलता है कि सियोन ने उसके डैड का हॉस्पिटल चेंज कर दिया। वो अपने डैड से मिलने गई होती है और बात कर रही होती है। तभी वो देखती है कि हिजू सियोन का कुछ सामान वहाँ पड़ा। वो देख रही होती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि सियोन यहाँ आया होता है। ये हिजू देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने डैड से बोल रही है, वो दिखाता तो नहीं है लेकिन बहुत दिल का अच्छा है, मैं उसे लगता है धीरे धीरे अच्छे तरीके से जान रही हूँ। इधर सियोन को उसका मैनेजर बोल रहा होता है कि हमें हिजू को अपॉइंट कर लेना चाहिए, वो बहुत अच्छी है, मुझे आपके डिसीजन पे पूरा विश्वास है, आप उसे कुछ चुनिएगा। मुझे हिजू बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो सियोन इधर हिजू की फोटो देख रहा था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे थे। तो सियोन की मदर उसे फिश सुशी वगैरह ला के देती है, सी फूड, बोलती है कि मेरे बेटे को सी फूड पसंद था, जबकि सियोन को सी फूड पसंद नहीं था। वो उसे फेंक देता है। इधर दिखाया जाता है कि हिजू की मॉम उसे डांट रही होती है कि उसे इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, उसे भी अपनी बहन से सीखना चाहिए। तभी हिजू को पकड़ के सियोन ले आता है और अपनी प्लेट देकर उसे खाने दे देता है। तभी हिजू अपना नाम वो बोल नहीं पाती थी, इसलिए अपना नाम उसके हाथ में लिख के बता रही होती है। तभी सियोन को हिजू का मैसेज आता है जो उसे थैंक यू बोल रही होती है अपने पापा का हॉस्पिटल चेंज करने के लिए। सियोन हिजू को पता चल जाता है कि हिना यहाँ आ चुकी है। तो वो उसे याद आता है अपनी शादी का दिन, कैसे उसकी मॉम ने उसे फोर्स कर दिया था हिना की जगह मैरिज करने के लिए। और सियोन ने भी उसे कहा था कि जब हिना आएगी तो उसका स्टार्ट चेंज हो जाएगा। इधर यूरी को दिखाया जाता है जो जिसको सियोन का फ़ोन आता है और वो उससे ये पूछ रहा होता है कि सेंगू क्या तुम बहुत कुछ जानती हो। तो उसे सेंगू के बारे में जो जो पता होता है सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि वो एक ऑर्फनेज था। तो सियोन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, यूरी सेंटर का। फिर सभी 10 बज जाते हैं और फिर से हिजू किडनैपर बनकर उसे कॉल कर रही होती है और बोल रही होती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने शादी करके अच्छा काम किया है। तो सियोन बोलता है कि तुम्हें अभी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसके एक दिन पहले होंग हिना ने
मुझसे बात हुई थी। वो लास्ट टाइम यहाँ जाने से पहले मुझसे ही मिली था और मुझसे कह दिया था कि मेरी पत्नी हिजू ही बनेगी। मैंने और हिजू से शादी की है अपनी मर्जी से, इसलिए मैं कभी भी उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। इधर हम देखते हैं कि सियोन की मॉम और हिजू की मॉम एक जगह पार्लर में आई होती है। सियोन की मॉम हिजू की मॉम को देख के वहाँ से चली जाती है, उनसे चिढ़ होती है। फिर हमें पार्टी एनिवर्सरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिजू और सियोन के डैड दोनों मिलकर केक कटिंग करते हैं, अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। हिजू के डैड सियोन के डैड से बोलते हैं कि सियोन क्यों नहीं आया, तो सियोन के डैड बोलते हैं वो अपनी मर्जी का मालिक है और उसे तो बहुत सारा काम भी रहता है, तो अगर उसे टाइम मिलेगा तो वो जरूर आएगा। इधर हम देखते हैं कि हिजू उस पार्टी में आई होती है, तभी उसकी मॉम उसे मिल रही होती है। उसकी मॉम जान जाती है कि उसके डैड को सियोन ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो उसकी मॉम उससे पूछ रही थी, तो हिजू बोलती है कि मैंने उसे नहीं बताया, उसे खुद पता चल गया। तो उसकी मॉम बोलती है तुम्हें पता कैसे लगने दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अब से उसका खर्चा सारा सियोन उठाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम ये कैसे ड्रेस पहन के आई हो, ऐसा करके उसका कोट खोल देती है। तभी हम देखते हैं वॉशरूम में कुछ लड़कियाँ हिजू की बुराई कर रहे होते हैं, ये भी बोल रहे होते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू तो होंगी ना पे जो हिजू खुद क्रेडिट लेती है। हिजू जब बाहर निकल के आती है तो देखती है कि सियोन भी दूसरे लड़कियों के साथ शराब पी रहा था। ये छत पे चली जाती है और एक बेंच पे खड़ी होकर शराब पीने लगती है। बहुत ही ज़्यादा हिजू दुखी होती है, फ्रस्ट्रेट होती है, इसलिए वो फ़ोन निकाल कर फिर से कॉल करने लगती है। कॉल जब सियोन उठाता है, वो सियोन को बोलने लगती है कि तुम्हारी वाइफ में तो कोई भी गुण नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा शाई है और कोई स्किल्स नहीं है, सोसाइटी की उसकी कोई समझ नहीं है, वो लोगों से दूर रहती है, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो सियोन बोलता है सुनो, वो मेरी वाइफ है और उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, वो इसलिए लोगों से दूर रहती है क्योंकि सभी लोग यहाँ पे सेल्फिश हैं, वो उनके जैसे नहीं है, वो अपनी मम्मी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और इतनी बड़ी वैल्यू आ रहा होता है। एक प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू करता है, पोजीशन पा चुकी है, वो अपना काम बहुत ही लगन और मेहनत से कर रही होती है। मेरी बात करने उसी के कोई रुक जाता है, हिजू का इंतजार जब हिजू बात कर ही रही होती है कि सियोन की मॉम वहाँ से टेरेस पे पहुंच जाता है, हिजू को सियोन को देख देती है। फिर सियोन उनसे बातें करने लग जाता है और वो उसे लेके आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी मॉम से कहता है क्या किसी को जबरदस्ती चुप कराना अच्छी बात है? मुझे पता चल गया हिजू बचपन से ही नहीं गूंगी है, उसे बस एक चुप करा दिया गया है ये बोल के। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ मैंने ही चुप कराया था, क्या ये एक अच्छी बात होती है कि मेरा बेटा और बेटी मर गए, बेटी बहरी हो गई और मेरा सौतेला बेटा मर गया, अगर मैं हिजू को चुप नहीं कराती तो मेरे हस्बैंड मुझे निकाल देते, हम दोनों को मार के निकाल देते। ये सब सुन के सियोन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ से आता है तो लड़कियों के साथ ड्रिंक करने लगता है। तभी वो देखता है कि हिजू जा रही होती है, वो हिजू का पीछा करने तो जाता है लेकिन उसके फादर इन लॉ मिल जाते हैं, हिजू के डैड। वो उससे बोलने लगते हैं कि तुम फिर आ गए, तुम आ गए, मुझे नहीं लगा था तुम आओगे। तो तभी इसे 406 का कॉल आ जाता है। सियोन उसे बातें करने लगता है। ये वही सीन होता है जब सियोन सासू से बात कर रहा था, उसे हिजू का जैकेट मिलता है जो कि एक लेडी जा रही होती है, इसलिए वो उसे लेकर हिजू को देने जाता है। तभी वो देख लेता है कि हिजू रेलिंग पे खड़ी है। इतना देख कर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हिजू उसे देख के अपना फोन छुपाने लगती है और गिरने लगती है, तो सियोन उसे बचा लेता है। जब वो उठती है तो सियोन उसे बहुत गुस्सा कर लेता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम कैसे इतना खड़ा हो सकती है। और तभी हिजू अचानक से चीख पड़ती है। उसकी हर चीख सुन के सियोन बोलता है तुम चीख क्यों कंट्रोल कर रही हो, तुम्हें तो बोलना चाहिए, बोलो कुछ बोलो, तुम ऐसे चुप नहीं रह सकती, तुम्हें कुछ बोलना है, तुम बोलो ना, इतना करके रिक्वेस्ट करता है लेकिन नहीं बोलती है और वहाँ से जाने लगती है हिजू। तो वो हिजू को जैकेट पहना देता है और हिजू वहाँ से चली जाती है। सियोन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे फ़ोन करके बता रहा होता है कि हमने उसे लोकेट कर लिया, वो उसी होटल में है जिसमें आप अभी ठहरे हैं। सियोन ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि वो किडनैपर उसी होटल में है और वो हिजू का पीछा करने लगता है कि कहीं वो उसे नुकसान ना पहुँचा दे। तभी हिजू जब आती है तो सियोन की मॉम से मिलती है। सियोन की मॉम जो सियोन के दादाजी को देख के गुस्सा कर गई तो उसके पिक्चर पे वाइन थूक के वहाँ से चली जाती है। जब सियोन नीचे आता है तो वो हिजू को बैठा देख के बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि जैसे भी करके उसकी लोकेशन पता करो, उसे ढूंढ। जब ये दोनों घर आते हैं तो सियोन उससे बोल रहा होता है तुम कैसे अपनी चीखों को रोक सकती हो, बचपन में तुम्हें डॉग ने काटा, तुम अपनी चीख को रोक लेती, कब तक ऐसे रोक के रखोगी, कभी तो बोलो। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे डांट रही होती है कि तुम एंकर नहीं बन सकती, तुम तो बोल ही नहीं सकती, और उसे मार देती है। वो रोते हुए बाहर चली जाती है। तभी एक कुत्ता उस पर हमला करने वाला होता है लेकिन सियोन उसे आके बचा लेता है। तो सियोन उसे देखता है कि उसके पाँव में चोट लगी है, तो वो उसे बोलता है कि कब तक तुम अपनी मम्मी और बहन के भरोसे रहोगी, कभी खुद से लड़ना सीख लो। और उसे अपनी पीठ पे बैठने का बोलता है लेकिन वो नहीं बैठ रही होती, तो उसे जबरदस्ती करके अपनी पीठ पे बैठाता है और आसमान को देख के बोलता है ये भी तुम्हारी तरह लाल है जैसे तुम्हारे गाल लाल है। फिर दिखाया जाता है हिजू जो कि सो नहीं पा रहे, तो ये सब चीज़ें वो सोच के सियोन भी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और वो हिजू के कमरे में पहुँचे बोलता है कब तक तुम मुझसे झूठ बोलोगी, आखिर 20 साल से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रही हो, मानता हूँ बचपन में तुमने नहीं बताया लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो तुम्हें बता देना चाहिए था ये राज, तुम कब तक मुझे छुपा के रखोगी। तो हिजू बोलती है कि तुम्हारा भी तो एक राज है, तुमने नहीं बताया। तभी हम देखते हैं कि ये सब बस सियोन सोच रहा होता है, असली में नहीं होता। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब मीटिंग कर रहे होते हैं। सियोन का मूड ऑफ था, तभी वो बोलता है कि कुछ बोलता है
तो मिस्टर कांग अपनी पत्नी से बात कर रहे होते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते देखते हैं कि सियोन होता है। सियोन उसे लेके चला जाता है एक मार्ट में और बोलता है कि क्या रिलेशनशिप में कुछ छुपाना गलत बात है। तो कांग बोलता है कि नहीं, गलत बात तो नहीं है, अगर रिलेशनशिप में कुछ आगे बढ़ाना तो कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए और हमेशा अपना इफोर्ट डालना चाहिए, क्योंकि पत्नियों को खुश करना हमारा बहुत ही बड़ा कर्तव्य है। हमें पति है, हमें हमेशा खुश रखना चाहिए अपनी पत्नियों को। तभी हम देखते हैं हीजू को मैसेज आ जाता है कि वो सिलेक्ट हो गई है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। हीजू तो लो पड़ती है, उसे सब ये बोल कर चल जाते हैं कि अपनी फैमिली को बता दो, वो भी खुश होंगे। तो हीजू सियोन का नंबर लगा रही होती है, वो गलती से उसे एक हार्ट वाला इमोजी भेज जाती है। सियोन भी ऑफिस में बैठा होता है, वो ये इमोजी देख के बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं पाता है कि इसका मतलब क्या है। सभी बात कर रहे थे लेकिन उसका ध्यान तो बस इमोजी पे होता है। फिर वो सबसे पूछते हैं कि क्या बात हो रही थी। तो मिस्टर कांग बोलते हैं कंपनी में लंच पार्टी होने वाली है, आप उसमें तो नहीं आ पाइएगा ना, आपका बिजी शेड्यूल है। तो लेकिन सियोन उस पर राजी हो जाता है, मैं आऊँगा। और वो बाहर जाके देखने लगता है, वही भेजा हुआ इमोजी। वो देख के सोच रहा है इसका क्या मतलब होगा, लेकिन वो हीजू को देख के भेजता है कि कॉन्ग्रेट्स, तुम्हें नौकरी लग गई। तो फिर ये सब दिन लंच कर रहे होते हैं, तभी सियोन सबसे पूछता है कि जिसकी नौकरी लगी हो उसे मुझे कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। तभी इतने में हीजू का मैसेज आ जाता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, लेकिन सियोन उसे लिख के भेज देता है कि इसमें मेरा कोई इफोर्ट नहीं है, सब तुम्हारा मेहनत और लगन से हुआ है। तो उसे सियोन को हीजू बोलती है कि मैं तुम्हें एक मील ऑफर करूंगी। तो सियोन जब सबसे पूछ रहा होता है कि मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि आपको एक सूट दिलवा देना चाहिए, क्योंकि उसकी नई नई नौकरी लगी तो उसे सूट दिलवा देना चाहिए। तो इतना सुनकर सियोन हीजू को मैसेज कर देता है एक लोकेशन का और उसे आने बोल देता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है यूरी और सांगू को, जो उसी पैलेस में क्रिमिनल केसेस पे डिपेंड करने के लिए, खोज करने के लिए आए थे। तभी यूरी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। संगू बता रहा था किस तरह बचपन में उसने ये इंसिडेंट देखा था। वो जब बचपन में यहाँ आता था, एक लड़का वहाँ पे खेल रहा था और उसके साथ ही खेलता था, तो वो बच्चा एक दिन उसको बोलता है, एक चाकू दिखा कि इस बिल्ली को मार दो, और उसके सामने उस बिल्ली को मार देता है। तभी संगू बचपन में वहाँ से निकल गया। यूरी बोलती है कि तुम्हें अब ये केस क्यों खोलना है इतने सालों बाद। संगू बोलता है मैं चाहता था कि मैं थोड़ा लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाऊँ, ताकि ये जब कहानी में सुनाऊँ तो बहुत लोग जान जाए। तो यूरी बोलती है सॉरी। तो संगू बोलता है क्यों। तो बोलता है कि मैंने ये सियोन को बता दिया कि तुम एक अनाथालय से हो, तुम अनाथ हो। तो यूरी देखती है कि हीजू का मैसेज आया कि वो सिलेक्ट हो गई है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो इधर हीजू आई होती है उसी लोकेशन पे जहाँ सियोन ने उसे भेजा होता है सूट सिलेक्शन करने के लिए। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन होंग हीना भी आई होती है कुछ कपड़े लेने के लिए। सियोन वहाँ पे जाता है, हीना अपने ट्राई कर रही होती है, हीजू भी दूसरी तरफ ट्राई कर रही होती है। सेंगू सियोन वहाँ पे चला आता है और देखता है हीजू को। फिर ये होंगीना इन दोनों को शायद देख लेती है। फिर ये दोनों जा ही रहते हैं कि सियोन की नज़र एक बहुत अच्छे ड्रेस पे पड़ती है और वो हीजू को ट्राई करने के लिए बोलता है। हीजू ट्राई करने रही होती है और सियोन को तभी अपने सेक्रेटरी का मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि हमने उस मॉड्यूलेशन को देख लिया है, वो जल्द ही बता देगा वो वॉइस किसकी है। तभी इधर फ़ोन पे बात कर रहे थे, हीजू निकल के आती है तो सियोन तो उसे देख के हक्का बक्का रह जाता है, उसके हाथों से फ़ोन छूट जाता है और वो हीजू को बोलता है कि तुम कब तक अपने आप को कम समझोगी, तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम अपने आप को कम समझना छोड़ दो, मैं तुम्हारे इस चीज़ में साथ दूंगा। इन दोनों को बात करते हुए हीना देख रही होती है। इधर हीजू सियोन को एक मील खिलाने के लिए लेके आती है। तो सियोन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन वो उसके फ़ोन पे सेंगू का मैसेज देख लेता है, जो कि उसको मैसेज करके कांग्रेस पार्टी के लिए डिनर पे बुला रहा होता है। हीजू मना करने वाली होती है, लेकिन सियोन बोलता है नहीं, मैं तुम्हें चलना होगा, मेरे साथ चलना। और ये लोग साथ में चले आते हैं। तभी सेंगू उसे देख के पूछ रहा होता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। तो सियोन बोलता है कि हीजू ने मुझे वादा किया था एक डिनर ऑफर करने का। तो सेंगू बोलता है क्यों। तो हीरू से पूछने लगता है कि तुम दोनों क्या करते। हीरू उसे कुछ बताने वाली है तो सेंगू उसे रोक लेता है ये कहकर कि नहीं, ये हमारे रूल के खिलाफ है। तो हीजू बोलती है तुम दोनों चुप करो ना। तो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हीजू एक एंकर बनना चाहती थी और ये बात सेंगू जानता था। वो ये बात सबके सामने बोलता है कि तुम्हें तो एंकर बनना था ना, तुम इंटरप्रेट क्यों बनना चाहती हो, तुम्हारा तो ड्रीम अलग था। और उसी स्टेशन में, ब्रॉडकास्ट स्टेशन में इन दोनों की दोस्ती हुई थी। ये बातें सुनकर यूरी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है और बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा प्लेस होता है। मेरा सेंस बोलता है कि ये बहुत अच्छा प्लेस है रोमांस स्टार्ट करने के लिए। तो सियोन बोलता है कि तुम्हारा तो सेंस बहुत ख़राब है। तो हम देखते हैं कि सियोन और सेंगू में बहुत तकरीर वाली बातें होने लगती है। तो हीजू उन दोनों को चुप करा देती है ये बोलकर कि यहाँ तुम लोग मेरी पार्टी एंजॉय करने वाले हो ना, तुम लोग खुद में झगड़ा क्यों कर रहे हो, मेरी पार्टी एंजॉय करो। मेरा ड्रीम कुछ और था, लेकिन मैं अब जो हूँ मैं उसके लिए खुश हूँ। और इतना कर वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लज्जित महसूस करने लगते हैं कि हमने हीजू को कांग्रेस पार्टी के लगा ये सब करने लगा। तो सेंगू जाने ही वाला था, लेकिन उसे सियोन रोक देता है और खुद चला जाता है। सियोन फिर बाहर एक दो बच्चों को देखकर पास्ट का सीन स्टार्ट कर
सोचने लगता है जहाँ पे वो हीना को ट्यूशन देने आया था और सियोन देखता है कि हिजू भी उसके साथ आई थी उसे लिख के बताने के लिए कि क्या क्या सियोन बोल रहा है। सियोन को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो कोई भी सवाल ठीक से नहीं बना रही होती। हीना भी सो रही थी लेकिन वो हिजू के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था क्योंकि वो सारी बातें उसे लिख के बता रही थी। ये देख के उसे अभी भी रिग्रेट होता है। फिर हम देखते हैं कि तभी हिजू सियोन को फ़ोन कर देती है। तब सियोन उससे बोलता है कि किडनैपर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुमने कभी भी हिजू का आवाज़ पहले कभी भी सुना है? तुम्हें पता है कि उसने क्यों बोलना छोड़ दिया, क्यों अपनी आवाज़ नहीं रखी? तो किडनैपर बोलता है तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्यों जानना है कि हिजू बोल सकते हैं कि नहीं, तुम तो उसे डिवोर्स देने वाले हो ना, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तो सियोन बोलता है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों करती है, ऐसा करके उसे मिलता क्यों है, कैसे वो क्यों करती है। इतना बात करते करते वो बोलने वाला, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाला था कि उसे एक ट्रक धक्का मारने वाला था। तभी हिजू उसे बचा लेती है और हिजू उसका नाम भी चिल्लाती है जो सियोन सुन तो लेता है लेकिन अभी उसे याद नहीं रहता। फिर वो उसे दवा लगा ही रहा होता है। बोलता है कि तुम्हें ऐसे कूदने की क्या जरूरत है, मुझे बचाने के लिए तुम ऐसे कूद पड़ी, तुम्हारे हाथ बहुत जरूरी होते क्योंकि सारा काम तुम हाथ से करते। फिर उसे याद आता है कि उसने उसका नाम लिया था। तो वो हिजू को बोलता तुमने मेरा नाम लिया था ना, तुम फिर से मेरा नाम लो ना, बुलाओ ना मेरे नाम से, तुम क्यों रोकती हो अपने आप को बोलने के लिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी बोलना चाहती हो सब बोलो। इधर हम देखते हैं कि होंगिना जो कि अभी भी सोच रही होती है उन दोनों के बारे में, वो हिजू को मैसेज करती है और हिजू को घर पे दिखाया जाता है जो अभी भी सियोन की बातों को सोच रही होती है। तभी उसे किडनैपर का कॉल आता है जो उसे बोल रहा होता है तुमने उसे क्यों बचाया, वो ट्रक मैं ही चला रहा था जो सियोन को टक्कर मारने वाली थी, तुम उसे क्यों बचाना चाहती हो, तुम तो उसे डिवोर्स देना चाहती हो ना। तो हिजू बोलती है तुम्हें क्या मिलेगा, मैं डिवोर्स दे दूंगी। तो वो किडनैपर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे बस ये खुशी मिलेगी कि सियोन बर्बाद हो रहा है क्योंकि जिस दुनिया में वो जी रहा है ना वो दुनिया मेरी है, जिस नाम से दुनिया उसे जानते हैं वो नाम भी मेरा है। ये सब सुन के हिजू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट सबकी परिचय ले रहा होता है। तभी वो हिजू से उसका नाम पूछते हैं तो मिस्टर कांग उसे नाम बताते हैं। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि ये तो बोल नहीं सकते, सब इसके साथ कोऑपरेट कैसे करेंगे। तो सियोन बोलता है कि मैं सीखूंगा सबसे पहले साइन लैंग्वेज इससे और सबको बताऊंगा कि ये क्या बोलना चाहती है। तो उसके दादाजी बहुत ही खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा स्पोक पर्सन जो कि साइन लैंग्वेज जानता हो। तभी हम देखते हैं कि सियोन सीख रहा होता है, उसे अल्फाबेट हिजू बता रही होती है लेकिन सियोन बोलता है कि मैं सब ये घर से ही सीख के आया। तो हिजू उसे एक पेपर देती है, बोलती है आप जो सेंटेंस सीखना चाहते हो इस पर लिखिए, मैं आपको सबका साइन लैंग्वेज बताऊंगी। तो वो कुछ सेंटेंस लिखता है, हिजू उसे समझाने लगती है। इस तरह से दोनों साइन लैंग्वेज में एक दूसरे का बात कर रहे होते हैं। तो सियोन सीख के उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, इंटरप्रेट हिजू। तभी हिजू भी अपने हाथों से इशारा करके बोलते हैं मैं भी आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मिस्टर सियोन। इतना कहकर ये मूवमेंट यहीं पे समाप्त होता है और हमें दिखाया जाता है रात के डिनर का पार्टी जहाँ पे सब ये सरप्राइज थे कि पहली बार सियोन वहाँ पे पार्टी में आया है। मिस्टर कांग बोल रहा था क्या आपको परेशानी तो नहीं यहाँ आने में। तो सियोन बोलता है नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं। फिर वो देखता है कि मीट जल रहा होता है तो सियोन खुद से ही मीट को बनाने लगता है। उसकी कुकिंग स्किल्स को देख के सभी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसकी मीट को खा के सब बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से मीट को पकाया है। तभी ये खाने लगते हैं और मिस्टर कांग उसे टोस्ट करने के लिए बोलते हैं। सियोन साइन लैंग्वेज में उन सबका स्वागत करता है और टोस्ट करके वहीं ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके सेक्रेटरी उसे बुला के लेके बाहर चला जाता है। वो उसे बता रहा होता है कि हमने वॉइस को हटा के देखा, बहुत सारी फाइल डिलीट हो गई लेकिन कुछ कुछ फाइल है जिसकी वॉइस हमने हटा के देखी है और ये आपको सुननी चाहिए। वो उसे सुनने को देता है। तभी हम हिजू को देख रहे होते हैं जो उस किडनैपर और सियोन की बातों को याद कर रही होती है। फिर हम देखते हैं सियोन जो आवाज़ सुनता है वो सुन के वो दंग रह जाता है क्योंकि उसे पूरा शक हो रहा था हिजू पे। वो हिजू को देख के सोच रहा था कि क्यों क्यों मुझे उस दिन भी मैंने हिजू को फ़ोन करते हुए देखा। अब हिजू पे हो गया था और वो फिर उसी टेबल में आके ड्रिंक करने लगता है। वो इतना ड्रिंक कर लेता है कि सब उसे टैक्सी में बैठा के छोड़ देते हैं और सभी बोल रहे होते हैं कि इनका फर्स्ट टाइम डिनर पार्टी था और ये अभी ड्रिंक होगा। इतना कहकर सभी घर चल जाते हैं। वो टैक्सी ड्राइवर जब सियोन को ला के छोड़ता है तो सियोन उसे उतरने से मना कर देता है। हिजू भी घर चली आती है। वो देखती है कि सियोन अभी भी कार में बैठा होता है। हिजू उसे उठा के घर ले आती है लेकिन वो उसका भार नहीं संभाल पाती और वो उसे लेके गिर जाती है। ऐसा गिरती है कि दोनों में बाई एक्सीडेंट किस हो जाता है। सियोन और हिजू दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सियोन का फ़ोन बजता है जिसमें सेक्रेटरी का मैसेज आया होता है कि दोनों जो वॉइस आपने भेजे थे दोनों एक दूसरे से मैच हो गए 99.99%। इतने में ही पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि हिजू जब वो दोनों गिरे थे तो हिजू उसे पूछ रही होती है तुम क्या फील करते हो हिजू के बारे में बता। तो सियोन उसे बोल देता है कि मैं हिजू को लाइक करता हूँ। इतना सुन के हिजू खुशी खुशी उसके सीने पर सर रख के सो जाती है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बेक सियोन कोई सपना देख रहा होता है जिसमें उसे बचपन का सीन दिखाया जाता है जब उसे कोई पानी में डुबा के मार रहा होता है। उतने में उसकी आँख खुल जाती है और उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। वो अपना हाथ उठा कर देखता है तो देखता है कि उसके बगल में ही हिजू सोई हुई होती है। वो हिजू को
जैसे ही देखता है हिजू भी जाग जाते हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होकर उठ के बैठ जाते हैं। इधर जब वो शावर ले रहा था तो सियोन सोच रहा था कि रात को क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो जब रूम में जाता है देखता है उसका फ़ोन का चार्ज खत्म। वो फ़ोन का चार्ज दबा के फिर बाहर जाता है। हिजू उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन दोनों के बीच में अजीब सा ऑकवर्ड सा सिचुएशन था। तभी सियोन उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए पूछता है कल रात को क्या हुआ था। तो हिजू कुछ भी नहीं बोलती है। वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बता दूँ क्या सच सच सब कुछ। तो सियोन बोलता हाँ मुझे बताओ क्या सच सच सब कुछ सच सच बताना। हिजू कुछ नहीं बोलते, मुस्कुरा रहे थे। उसका फ़ोन बजने लगता है। वो देखता है उसका सेक्रेटरी फ़ोन करके बोलता है आपने अभी तक नहीं देखा, मैंने जो रिपोर्ट आपको भेजी थी जिसमें लिखा था कि दोनों वॉइस मैसेजेस 99% सेम है। अभी जब सियोन ऑफिस में आता है तो उसका सेक्रेटरी उसे बस समझा रहा होता है कि वो दोनों पर्सन जो फ़ोन पे बात करते हैं और आपको किडनैपर है वो दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों एक जगह पर नहीं थे, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ था वो वहाँ पे नहीं है। तभी सियोन को याद आ रहा था कैसे उसे क्लूज मिलते रहे थे कि हिजू ही वो ब्लैकमेलर है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहा होता है कि मैंने आज तक अपने आप को बहुत ही चालाक समझा, लेकिन हिजू तो मुझसे भी ज़्यादा चालाक निकली। तभी वो सोच रहा था कि इस तरह हिजू ने ही उसे अपनी एक पिक्चर भेजकर उसे ब्लैकमेल किया था। उसका तो दुनिया ही हिल जाता है कि आज तक वो जिसे डम समझता रहा वो उससे भी ज़्यादा डम निकला। इधर हिजू जो उसको साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए रूम में आती है तो सियोन कुछ लेटर्स लिख के देता है और उसके साइन लैंग्वेज बोलता है कि मुझे पता है माफ़ी कैसे मांगी जाती है। तो फिर वो हिजू सिखा देते है उसे माफ़ी मांगने वाला। वो सियोन भी उसका कॉपी कर लेता है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। हिजू कुछ समझ नहीं पाती है, वो फिर उसे देखते ही रह जाती है। तभी उसे मैसेज आता है। फिर वो सियोन बाहर आता है, देख कुछ सोच के चला जाता है। फिर हमें सियोन के डैड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सेक्रेटरी उसे बता रहा होता है कि होंगिना वापस आ चुकी है। इधर सियोन की मॉम अपने बेटे के पिक्चर देख रही होती है। तभी उसके डैड आते हैं और उसे बहुत बोलने लगते हैं कि होंगिना वापस आ चुकी है, अब तो हमें क्लेम करना चाहिए कि उसने हमें अपनी दूसरी बेटी को खा दे दी है। तो उसकी मॉम बोलती है आज आपको याद है आज कौन सा दिन है, आज बहुत खास दिन है। तो उसका डैड बोलते हैं मुझे याद भी नहीं करना, वो बहुत ही बुरा दिन था हमारे लिए, तुम्हें भी वो दिन भूल जाना चाहिए, किसी को भी याद नहीं करना चाहिए, तुम आज तक नहीं भूल पाई हो। तो उसकी माँ रोने लगती है, बोलती मैं कैसे भूल जाऊँ वो दिन, वो मेरे बेटे का बहुत खास दिन था। तभी हम देखते हैं वो मैसेज में होंगिना ही थी जिसने हिजू को एक्वेरियम बुलाया था उसे मिलने के लिए। तब हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगिना की आवाज़ चल जाती है तो हिजू सो जाती है तो उसे गिलास फूट जाता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं। हिना तो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि आखिरकार तुम आ ही गए, हम लोग बचपन में कैसे एक्वेरियम में आया करते थे मुझे अभी भी याद है। तो हिजू बोलती है, हिजू कुछ भी नहीं बोल रही होती है। तो हिना बोलती है अब तुम बोल सकती हो मेरे सामने। तो हिजू लिख के बोलती है कि क्या तुम्हें पता था कि मुझे बोलना आता है। तो हिना बोलती है हाँ मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये अपनी बहरेपन का जिंदगी पे बोझ अकेले झेलूं, इसलिए मैं तुम्हें भी उसी बोझ के तले दबा के रखना चाहती थी। इस पर हिजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से बोल के चली जाती है कि मुझे ये सब नहीं पसंद, मुझे तुम भी पसंद नहीं। फिर हिना उसे मैसेज करके बता रही होती है तुम्हें नहीं जानता सियोन के बारे में एक बहुत ही सीक्रेट बात है जो मुझे बताना चाहती हूँ तुम्हें। फिर हम देखते हैं हिजू को हिना ने बता दिया होता है किस तरह से सियोन ने उसे शादी के बदले हिजू से शादी करनी चाहिए। अब सियोन को दिखाया जाता है जो कि रूम में उसी मोबाइल को ढूंढ रहा होता है जो किडनैपर का होता है। उसे उस पर्स में याद आता है लेकिन उस पर्स में नहीं रहता है। जब हिजू रूम में आती है तो देखती है कि सियोन कुछ ढूंढ रहा है, वो उसे खोलती है तो सियोन बोलता है मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ। सियोन वो फ़ोन बजने लगता है दूसरे रूम में तो सियोन जाने ही वाला होता है कि वो हिजू की एक कपड़े को उठा लेता है और तभी हिजू उसे छीनने लगती है तो वो उसे लेके एक बेड पे गिर जाता है। तभी सियोन को रात का सारा सीन याद आ जाता है। वो हिजू को धक्का देकर बाहर चला जाता है। तभी हिजू फिर वो फ़ोन निकाल के देखती है कि वो सही सलामत है। जब सियोन बाहर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। तभी उसी टाइम फिर से वो किडनैपर बन के हिजू फ़ोन कर देती है तो सियोन उठा कर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बोलना है। मैं बोलना चाहता हूँ कि आज तक मैंने हिजू को कुछ नहीं दिया, मैं हिजू को वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ जो वो से चाहिए। मैं उस डिवोर्स तो नहीं दूँगा लेकिन वो प्यार, विश्वास, अफेक्शन सब कुछ दूंगा, क्योंकि बचपन में मुझे जब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन था तो मैं जब भी ज़्यादा था तो बगल में देखता था कि हिजू हमेशा साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही है। मैं उसे देख के बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस करता था, मैं उसे देख कर सांस ले पाता था। वो ही एक लड़की थी जिसने मुझे जीना सिखाया। मैं उसकी लाइफ को वो जो भी चाहती है मैं सब कुछ उसे दूंगा, कभी भी कुछ उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ पता है कि हिजू क्या चाहती है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं वो सारी चीज़ें उसे देना चाहता हूँ जो आज तक मैंने उसे नहीं दिया। मैं उसे प्यार, वो अधिकार, वो
नज़रिया सब कुछ दिखाना चाहता हूँ जो मेरे नज़रिया से मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये सब सुन के तो ये जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि सियोन वो सारी बातें बहुत अपने दिल से कह रहा होता है। वो इमोशनल होकर फ़ोन रख देती है। इधर सियोन दिखाया जाता है जो ये आकाश को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ये जब मॉम स्कर्ट पहन के आती है तो सियोन को मॉम बोलती है तुम्हें छोटा दिखने के लिए स्कर्ट पहनने की जरूरत, तुम्हारी उम्र तो ऐसे भी पता चल जाती है। तो ये चारों गोल्फ खेलने के लिए आए होते हैं। हिजू और सियोन के डैड गोल्फ खेल रहे थे। तभी सियोन के डैड हिजू के डैड से बोलते हैं कि होंगी वापस आ चुकी है, तुमने हमें बताया नहीं। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ वो वापस आ चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है सारे टीम मेंबर्स ट्रिप पे निकले होते हैं। तभी उन्हें एक फूड ट्रक दिखाई देता है जो बहुत ही ज़्यादा सजावट होता है, उन्हें पुलावी डबी होता है। तो वो सारे सोच रहे थे कि ये किसने बनाया। तभी सियोन आता है, बोलता है कि ये फूड ट्रक मैंने ही ऑर्डर किया। सब देख के बहुत ही आश्चर्य होता है कि उसमें हार्ट शेप के बहुत सारे फूड थे। तभी बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिजू बैठ रही होती है, उसके बगल में नया इंटरव्यू बैठ जाता है और उसे काफ़ी देने लगता है। तभी सियोन वहाँ आ जाता है और बोलता है मुझे पीछे बैठने से उल्टी हो जाती है, मुझे यहाँ सामने बैठना है। और उसे उस सीट से भगा देता है, उसकी कॉफ़ी भी फेंक देता है और अपना लाया हुआ हेल्दी जूस हिजू को देता है। तभी हम देखते हैं यूरी और संगू जो कि बच्चों ऑर्फनेज के बच्चों को देने के लिए स्नैक्स खरीद रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्या हमारा ये केस कामयाब हो पाएगा, हमारा केस सबको पता चल पाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि दोनों ऑर्फनेज पहुँच जाते हैं। सब बच्चों के साथ यूरी खेल रही होती है। सब बच्चे संगू की बचपन की तस्वीरें यूरी को दिखाने लगते हैं। वो तो बहुत खुश हो रही थी। तभी संगू वहाँ आ जाता है और वो अपनी पिक्चर उसको छीन के बोलता है ये अच्छी आदत नहीं है किसी का पिक्चर देखना। तभी वो दोनों एक नन से बात कर रहे होते हैं और उस फोटो में दिखा के बात कर रहे होते कि उस टाइम ऑर्फनेज से 4 बच्चे गायब हुए थे, ये जो बच्चा है ये भी मेरा दोस्त है, ये भी गायब हुआ था। और फिर नन बोलते हैं हाँ हुए तो थे लेकिन मुझे उनके फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा पता नहीं। तभी वो और एक बच्चा को दिखाता है जो कि ट्विन था, उसी बच्चा का वो भी गायब हुआ था। इधर हम किलर को देखते हैं जिसको किसी का मैसेज आया था कि काम आज ही होगा। तभी हमें बस का सीन दिखाया जाता है जब सभी सो रहे होते हैं। हिजू भी सो जाती है, वो उसका सर गलती से सियोन के कंधे पे चल जाता है। सियोन तो उसे देखने लगता है क्योंकि उसके चेहरे पर दुख आता है। वो खिड़की बंद करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बंद कर पाता है, तो वो अपने हाथ से उसको कवर अप करने लगता है। तभी मिस्टर कांग का फ़ोन करने लगता है, वो उठ जाते हैं तो हिजू को भी सियोन हटा देता है। वो अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। तभी सियोन उससे पूछता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम ऐसे किस तरह से बात करते हो लवी डबी टाइप की, मुझे भी सिखा देना। तो मिस्टर कांग बोलते हैं कि आप 3 साल से शादीशुदा, आपके पास कुछ नहीं हुआ क्या, आप अभी भी न्यू मैरिड कपल जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो सियोन बोलता है हाँ मुझे कुछ टिप्स चाहिए, मेरी शादी आगे नहीं बढ़ी इसलिए। तभी हम देखते हैं कि सभी गेम खेलने के लिए रेडी होते हैं। हिजू की टीम में नया इंटरप्रेट जाने लगता है लेकिन सियोन उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं हिजू के साथ टीममेट करूंगा। इतने में ही गेम स्टार्ट हो जाता है, सभी वार्म अप करने लगते हैं। हिजू को सियोन सिखा रहा होता है कि कैसे हमें रोप पे कूदना चाहिए और वो कूद जाता है लेकिन वो खुद कुछ अच्छा कर नहीं पाता और वापस लौट आता है। फिर वो हिजू को फिर से वो टेक्निक बताने लगता है लेकिन हिजू बोलती है मैं पहले जाऊँगी, तुम मुझे बस देखना और उसके बाद मुझे फॉलो करना। हिजू जाती है, वो मज़े से कूदने लगती है, उसे देख के सियोन भी चला जाता है। वो भी मज़े से दोनों हंसते हंसते कूदने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं वो दोनों। तभी हमें संगू और यूरी को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो जुड़ा लड़का अभी भी होगा, हमें उसकी फैमिली के बारे में पता करने होंगे। तभी फिर से हम देखते हैं कि ब्लैक टाइड ऑफ रेस हो रहा था जिसमें एक टीम तो हार जाता है लेकिन हिजू और सियोन दोनों जीत जाते हैं। सियोन खुशी कुमारी हिजू को गोद में उठाकर घुमाने लगता है। सभी टीममेट देख के हैरान हो जाते हैं। फिर सियोन का मुंह बन जाता है, वो तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर वो पिक्चर मांगता है फर्स्ट प्राइज़ के रूप में, तो वो पिक्चर खिंचाने में बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था। फिर मिस्टर कांग दोनों को हार्ट बनाने के लिए बोलते हैं। वो उसका हाथ बहुत ही कपा रहा था हार्ट बनाने के लिए, हम कैसे करके दोनों हार्ट बनाते हैं, खुशी खुशी एक पिक्चर क्लिक करवा देते हैं। फिर सब हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। सब बोल रहे होते हैं कि हिजू और सियोन को कितनी ताकत है, वो दोनों कितनी जल्दी चल रहे हैं। फिर सभी बोलते हैं उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो मिस्टर कांग बोलते हैं ऐसी बातें मत करो, मिस्टर सियोन अभी शादीशुदा है, ऐसी बातें मत करो। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। हिजू ऊपर चढ़ रही होती है, तभी सियोन उसे अपना हाथ पकड़ा के ऊपर चढ़ाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी। सियोन देखता है कि हिजू के पास कोई भी मोटा कपड़ा नहीं है, तो वो अपनी जैकेट खोल कर उसके कमर में बांध देता है क्योंकि ज़्यादा ठंड थी ना। फिर सब आने लगते हैं। हिजू और सियोन सबसे पहले ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ का साइड बहुत देखने लायक था। तभी मिस्टर कांग सबको सजेस्ट करते हैं कि हमें वहाँ एक पिक्चर क्लिक करना चाहिए। सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। जब मिस्टर कांग पिक्चर क्लिक ही करने वाले थे कि वहाँ पे कुछ टूरिस्ट गाइड आ जाते हैं जो कि बोलने लगते हैं ये बिग सियोन है ना, मुझे भी इसके साथ पिक्चर खिंचवानी है। ऐसा कहकर सब ठेला ठेली करने लगते हैं कि ये जो वहाँ पे गिर जाती है। तभी सियोन बहुत ही जोर से चिल्लाता है और रोने जैसा हो जाता है। वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है
ड्रोन्स लगाए जाते हैं, लेकिन हीजू का पता नहीं चल रहा था। सियोन खुद जाके नीचे देख के आया था, फिर भी पता नहीं चल रहा था। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। सियोन का तो वो अपनी जैकेट देकर बोलता है कि हमें डॉग्स को इसकी स्मेल सुखानी चाहिए, क्योंकि हीजू के पास मेरी एक जैकेट थी, और खुद फ़ोन करने लगता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताया जा रहा था। इधर ड्रोन्स घूम रहे थे, इधर हमें दिखाया जाता है हीजू जो कि नीचे पहाड़ी के नीचे पड़ी होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी होती है। उसकी जब आँखें खुलती है तो उसे याद आता है कि वो खुद नहीं गिरी थी, वहाँ से किसी आदमी ने उसे धक्का दिया था, और जिसके कारण वो नीचे गिर गई थी। वो अपने फ़ोन को देखती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, पूरा टूट चुका था। फिर वो इधर देखती है तो उसे कोई आशा की किरण नहीं दिखा रही थी जिससे वो बच पाए। तभी वो देखती है कि उसके बस एक ही रास्ता था, उसके पास एक किडनैपर का कॉल था। वो फ़ोन से पुलिस को और गार्ड्स को फ़ोन करने लगती है, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे याद आया था वो फ़ोन स्पेशली इसी बेक सियोन को फ़ोन करने के लिए बनाया गया था। तो फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इधर बेक सियोन को दिखाया जाता है, जिसको सभी टीममेट्स बोल रहे होते हैं कि अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, हमने बहुत नीचे जाकर देखा लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी हीजू का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि हीजू अब नहीं सह पा रही थी। वो बोल रही थी मैं अपनी आइडेंटिटी को बता भी नहीं सकती, लेकिन अब छुपा के कोई फ़ायदा नहीं, मैं मर जाऊंगी। इसलिए वो लास्ट में सियोन को ही कॉल कर देती है। सियोन को जब दिखाई देता है कि हीजू का फ़ोन है, वो तुरंत ही उठा लेता है और बोलने लगता है हीजू नहीं 406 बताओ, क्या तुम्हें पता है हीजू कहाँ है? तो सियोन को ये हीजू बोलती है कि तुमने जो कहा था ना कि उसकी लाश चाहिए तुम्हें, तो उसकी लाश मिल रही है, तुम्हें आके ले जा। तो सियोन बोलता है मुझे अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं देख पाऊँ। अगर तुम्हारे कांटेक्ट हो रहा है हीजू से तो तुम बोल देना उसके बैग में वाटर बॉटल है पीने के लिए, अगर उसे प्यास लगा, और उसके जैकेट में फायर क्रैकर्स है, उसके बैग में फायर क्रैकर्स है, बहुत सारी फर्स्ट एड किट है। ये सारी चीज़ें उसे बता देना। उसे ठंड लगे तो बोलना कि आग जला ले, और हाँ चिंता मत करना क्योंकि मैं जल्दी उसे ढूंढने आ जाऊँगा। उसे बोलना कि मेरी राह देखते रहो, मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बहुत सवाल है, मैं मरने के कगार पे हूँ, मुझे हीजू को नहीं खोना है। ऐसा कुछ बोलने लगता है और रोने लगता है। तभी वो देखता है कि हीजू ने फायर क्रैकर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसे राह मिल गई है उस रास्ते को देखने। इतना कहकर वो दौड़ जाता है हीजू को बचाने के लिए। Please comment for next parts.